हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेते चले आ रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियोज़ में हमने हैज़ार्ड्स की बातें की, डिफ़िकल्टीज़ की बातें की, एडोलेसेंस पीरियड की, फिजिकल हैज़ार्ड्स को जाना और कुछ ग्लिम्स हमने साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स की ली लास्ट वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स के दौरान ये बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी हम कह सकते हैं कि मैच्योरिटी या फिर इमेच्योर बिहेवियर से अलग हट के मैच्योरिटी पैटर्न ऑफ बिहेवियर पे जाना, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी मोस्ट ऑफ द एडोलेसेंट्स को होती है, जो कि एक साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स के रूप में उनके सामने आती है। डिफ़िकल्टी आती है उनके सामने। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि वो इमेच्योर रहना पसंद करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे ट्रांजिशन जब वो करते हैं मैच्योर पैटर्न ऑफ बिहेवियर के तरफ, तो उस ट्रांजिशन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स यानी बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जो कि उनको मैच्योरिटी की तरफ ट्रांजिशन होने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देती हैं, जो कि उनको एज अ साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स झेलना पड़ता है। तो ये तो हो गया कि हाँ, साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स, बट ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं या ये जो हम कह सकते हैं रुकावटें हैं, ये कौन कौन सी कॉमन ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि मैच्योरिटी के तरफ ट्रांजिशन होने में डिफ़िकल्टी पैदा करती हैं। तो आज इस सेशन में हम उन्हीं ऑब्स्टेकल्स को जानेंगे टू मेकिंग ट्रांजिशन टू मैच्योरिटी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप एंड तक बने रहेंगे इस वीडियो में, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का, हर इन्फॉर्मेशन का आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो जब हम कॉमन ऑब्स्टेकल्स की बात करते हैं दैट मेक्स द ट्रांजिशन टू मैच्योरिटी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर द एडोलेसेंट्स, तो हम यहाँ पे 5 तरीकों के ऑब्स्टेकल्स की बात करेंगे, जैसे कि पुअर फाउंडेशंस, लेट मैच्योरिंग, प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट एज चिल्ड्रन, नेक्स्ट रोल चेंज, एंड लास्ट प्रोलॉन्ग्ड डिपेंडेंसी। तो चलिए, इन सबको हम थोड़ा और डिटेल में फोकस करते हैं। जो सबसे पहला ऑब्स्टेकल की बात अगर हम करते हैं, तो दैट इज पुअर फाउंडेशंस। तो एडोलेसेंट्स हु डिड नॉट एस्टैब्लिश गुड फाउंडेशंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड will be unable to master the developmental task of adolescence। तो जो एडोलेसेंट जो कि गुड फाउंडेशन चाइल्डहुड में जिसका नहीं इस्टेब्लिश हो पाया है, वो एडोलेसेंस में आके जो उसके डेवलपमेंटल टास्क हैं उसको मास्टर करने में अनेबल हो जाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। जैसा कि एजनबर्ग ने एक्सप्लेन किया है, हैज एक्सप्लेन्ड, ऑप्टिमल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट of the developmental task in infancy and childhood। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर स्टेज का अपना कुछ डेवलपमेंटल टास्क होता है, जिसको कि हमें अच्छे से लर्न करना पड़ता है, उस पर मास्टरी हासिल करनी पड़ती है, जिससे कि हम नेक्स्ट अपने लाइफ स्पैन के स्टेज में अच्छे से हम कदम रख सकें और फिर आगे आने वाले हर डेवलपमेंटल टास्क को अच्छे से फुलफिल कर सकें, लर्न कर सकें। तो अगर पिछला ही नहीं अच्छे से हुआ रहेगा, तो आगे के स्टेज में हमको डिफ़िकल्टी का सामना करना ही पड़ेगा। इसी वजह से एइंसबर्ग ने भी ये बात को बताया है कि ऑप्टिमल डेवलपमेंट जो होता है एडोलेसेंट्स का, वो डिपेंड करता है कि कितने सक्सेसफुली वो अपने इन्फेंसी और चाइल्डहुड पीरियड में डेवलपमेंटल टास्क को फुलफिल किया था, मास्टरी हासिल किया था। इसी का असर हमें एडोलेसेंस में देखने को मिलता है। तो सक्सेसफुल accomplishment of the development task during childhood is very necessary for the better transition to maturity in the period of adolescence। तो नेक्स्ट अगर ऑब्स्टेकल की हम बात करें, दैट इज लेट मैच्योरिंग।
जो लेट मैच्योरर्स होते हैं हैव लेस टाइम इन विच टू मास्टर द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस देन अर्ली मैच्योरर्स और दोज हु मैच्योर एट द एवरेज एज। तो जाहिर सी बात है जो बच्चे बच्चे जो होते हैं वो लेट मैच्योरर्स होते हैं, उनकी मैच्योरिटी जो है वो थोड़ी अपने एज मेट्स के या फिर अर्ली मैच्योरर्स के मुकाबले थोड़ा लेट से होती है, और जिसके वजह से जो उनका मास्टरी होता है डेवलपमेंट टास्क में वो डिले हो जाता है एज कम्पेयर टू देयर एज मेट्स। तो इस वजह से क्या होता है, उनको काफ़ी डिफिकल्टी का भी सामना करना पड़ जाता है। Many late maturers have barely completed the puberty changes when adolescence is drawing to a close। बहुत सारे adolescents के अंदर या late maturers के अंदर, जो adolescents late maturers होते हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि वो barely ही अपने puberty changes को भी complete कर पाते हैं। जब adolescence period end होने को आता है तब तक उनका puberty changes ही अच्छे से complete नहीं हुआ रहता है, नहीं वो डेवलप कर पाते हैं या हो पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होता है उनको मैच्योरिटी पे ट्रांजिशन होने में। नेक्स्ट अगर बात करें तो दैट इज प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट एज चिल्ड्रन। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्स्टिकल है, जिससे कि बच्चा जो है एडोलेसेंस जो है वो अपने मैच्योरिटी पे अच्छे से ट्रांजिशन नहीं कर पाता है, मैच्योर नहीं हो पाता। एडोलेसेंट्स हु बिकॉज दे वर लेट मैच्योरर्स are often treated as children at the time when their contemporaries are treated as near adults। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम adolescents में late maturers की बात करें तो उनको हमेशा एज अ चिल्ड्रन ट्रीट किया जाता है। अगर जिन बच्चों को ज़्यादा लंबे समय तक एज अ चिल्ड्रन ट्रीट किया जाता है तो उसी टाइम पे क्या होता है कि क्योंकि लेट मैच्योरर्स हैं तो उनको एज अ चिल्ड्रन ही अभी ट्रीटमेंट मिलती है, लेकिन अगर उनके कंटेम्प्रेरीज को देखें तो उनके साथ जो भी ट्रीटमेंट होता है वो एज अ नियर एडल्ट्स के तरह से होता है, जिसका परिणाम ये होता है एज अ रिजल्ट दे में डेवलप फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी। तो ऐसे लेट मैच्योरर्स एडोलेसेंट्स के अंदर फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी आ जाती है अबाउट देयर एबिलिटीज टू एज्यूम दैट राइट्स, प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट गो विद एडल्टहुड। तो जो भी एडल्टहुड की राइट्स और प्रिविलेजेस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सारी चीज़ों से उनकी जो इनएडिक्वेसी होती है एबिलिटीज़ को लेके, इस वजह से ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो एडल्टहुड की होती है उससे वो मतलब नहीं उनको मिल पाती है, नहीं वो पा पाते हैं, क्योंकि उस लेवल पे उनकी मैच्योरिटी अभी नहीं आई होती है और लोग उनको एज अ चिल्ड्रन ही अभी ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है उनको मैच्योरिटी के तरफ ट्रांजिशन होने में। नेक्स्ट अगर ऑब्स्टिकल की बात करें दैट इज रोल चेंज। एडोलेसेंट्स हु गो टू वर्क आफ्टर कंप्लीटिंग हाई स्कूल और आफ्टर ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल undergo a drastic role change almost overnight। तो एडोलेसेंट जो कि वर्क पे चले जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर हाई स्कूल, और इवन अगर वो स्कूल से ड्रॉपिंग आउट कर रहे हैं और वर्क करने लग रहे हैं, दे अंडरगो अ ड्रास्टिक रोल चेंज ऑलमोस्ट ओवरनाइट। उनके अंदर एक रोल चेंज जो होता है वो उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। दे मस्ट एज्यूम एडल्ट रोल्स अर्लियर देन देयर कंटेम्प्रेरीज who continue their education and they are deprived of the opportunity to make a slow transition into adulthood। तो ये जो होते हैं they must assume adult role, ये adult roles assume कर देते हैं earlier, जल्दी ही अपने contemporaries के मुकाबले, who continue जो कि इस समय में उनके other contemporaries जो हैं वो education ही अभी ले रहे होते हैं and they are deprived of, इस वजह से वो deprived हो जाते हैं उस opportunity को to make a slow transition into adulthood। जैसे कि एक ट्रांजिशन का एक समय होता है कि आप धीरे धीरे ट्रांजिशन करो, बट बिकॉज ऑफ कि वो जल्दी वर्क में और एडल्टहुड रोल्स को बहुत जल्दी वो अपना लेते हैं, इस वजह से जो स्लो ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड होता है उससे वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छे से मैच्योरिटी लेवल को पाने में ऑब्स्टिकल का काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो दैट इज प्रोलॉन्ग्ड डिपेंडेंसी। A prolonged state of dependency, as when adolescents continue their education into early adulthood, is a handicap in making the transition to adulthood।
तो प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ डिपेंडेंसी अगर बनी रह जाती है कि एडोलेसेंट जो है कंटिन्यू करते रह जाते हैं अपने एजुकेशन को नियरली एडल्टहुड तक, तो ये क्या है, उनके लिए एक हैंडीकैप कंडीशन को डेवलप कर देती है, जिससे कि उनका जो ट्रांजिशन एडल्टहुड में होता है उसमें काफ़ी डिले और डिफ़िकल्टी आ जाती है। बिकॉज गर्ल्स as a group are more apt to be forced into a state of prolonged dependency than boys. They are especially handicapped in making the transition into adulthood. तो गर्ल्स के लिए ये चीज़ ज़्यादा फोकस की गई है कि एज अ ग्रुप अगर हम देखें तो उनको फोर्स किया जाता है और उनको स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड डिपेंडेंसी में रखा जाता है, जिस कारण से उनकी कंडीशन जो है वो एक हैंडीकैप कंडीशन बन जाती है और इस वजह से एडल्टहुड में उनका ट्रांजिशन जो होता है डिले और डिफ़िकल्ट बन जाता है, जिससे वो एडल्टहुड या मैच्योरिटी में ट्रांजिशन जो है अच्छे से नहीं कर पाती हैं, लेट में करती हैं और उनको साथ ही साथ डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे कुछ कॉमन ऑब्स्टिकल्स हैं जो एडोलेसेंट्स फेस करते हैं व्हेन दे आर मेकिंग ट्रांजिशन इनटू मैच्योरिटी और एडल्टहुड। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सपोर्टिव रही होगी, समझ में आई होगी, हमको समझ में आया कि एडोलेसेंस किस प्रकार के प्रॉब्लम्स झेलते हैं व्हेन दे आर कमिंग टू द नियर एडल्ट्स, और जब वो ट्रांजिशन अपने नेक्स्ट स्टेज में लेने वाले होते हैं, एडल्टहुड में लेने वाले होते हैं, तो इन सारी कठिनाइयों से वो जूझते हैं। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स, एज अ नेबर्स एंड एज अ फ्रेंड्स हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से इस ट्रांजिशन को फुलफिल कर सकें और एडल्टहुड में अपने नेक्स्ट स्टेप में अच्छे से एंटर कर सकें विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर एडोलेसेंस डेवलपमेंटल टास्क एंड एंटर इनटू द एडल्टहुड लाइफ विद न्यू होप एंड विद द न्यू मोटिव टू लर्न द नेक्स्ट डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडल्टहुड। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या कमेंट हो तो प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स। थैंक you very much for watching this video till the end. If you haven't subscribed till yet, please subscribe and follow my channel to get these kind of wonderful videos later on also. And I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.